दूसरे दिन इमरान और राम प्रसाद बेचैनी से शाम होने का इंतजार करने लगे। बड़ी मुश्किल से शाम हुई। राम प्रसाद होटल के काउंटर के पास अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। बार बार उनकी नजरें बाजार की तरफ उठ जाती। आखिर एक टैक्सी होटल के सामने आकर खड़ी हुई। राम प्रसाद ने देख लिया था कि टैक्सी में गुप्ता जी बैठे हैं। वो जल्दी से उठकर गुप्ता जी के इस्तकबाल को बढ़ा। गुप्ता जी ने खद्दर की वॉस्कट ही पहनी हुई थी। इमरान काउंटर पर अपने काम में मसरूफ रहा, लेकिन हकीकत में वो गुप्ता जी के चेहरे का जायजा ले रहा था। राम प्रसाद गुप्ता जी को जल्दी से अपने ऊपर कमरे में ले गए। होटल में ज्यादा देर रुकने से इस बात का खदशा था कि सीआईडी वाले मेहरा साहब वहां ना आ जाएं। इस तरह मेहरा साहब को शक पड़ सकता था कि ये महकमा जंग के गुप्ता जी होटल में क्या करने आए हैं। इमरान ने राम प्रसाद की दानिशमंदी और मौका शनासी की दिल में तारीफ की। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। टेप रिकॉर्डर राम प्रसाद ने अपने कमरे में सोफों के दरमियान वाली गोल तपाई के नीचे दोपहर को ही स्कॉच टेप से चिपका दिया था। उसके एक बटन को जरा दबाना ही था। उसके बाद टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता और उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने लग जाता। अपने कमरे में जाने के थोड़ी देर के बाद ही इंटरकॉम पर राम प्रसाद ने इमरान को हिदायत की कि स्टोर वाली अलमारी से ब्लैक लेबल की 3 बोतलें निकालकर ऊपर ले आए। 2 बोतलें राम प्रसाद ने गुप्ता जी को साथ देने के लिए मंगवा रखी थी और 1 बोतल वहां बैठकर पीने के लिए थी। उस रोज इमरान के सामने राम प्रसाद ने 2 ऐसी गोलियां पानी के साथ निगल ली थी कि जिनके खाने से अगर आदमी शराब के 2-3 पैग पी ले तो उनका नशा नहीं होता था। इमरान ने स्टोर रूम की अलमारी में से शराब की 3 बोतलें निकालकर उन्हें एक बड़े लिफाफे में डाला और ऊपर राम प्रसाद के कमरे में ले गया। कमरे में जाकर देखा कि राम प्रसाद ने गुप्ता जी को उसी जगह सोफे पर बिठाया था जिसके सामने मेज के नीचे टेप रिकॉर्डर चिपका हुआ था। यकीनी तौर पर राम प्रसाद ने टेप रिकॉर्डर चला दिया होगा। इमरान को देखकर राम प्रसाद ने कहा, लाओ मोहन जी लाओ। उसने 1 बोतल निकालकर मेज पर रख दी और बाकी 2 लिफाफे में ही पड़ी रहने दी। लिफाफा गुप्ता जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुप्ता जी ये 2 बोतलें ब्लैक लेबल की आपको भेंट करता हूँ। मैंने इसका आपसे वादा किया था। गुप्ता जी ने अभी विस्की पीनी शुरू नहीं की थी, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोल रहे थे। उन्होंने शराब की बोतलों वाला लिफाफा लेकर अपने करीब ही रख लिया और बोले, मैंने भी अपना वादा पूरा कर दिया है और अपनी 3 अफवाज के जंगी साजो सामान की पूरी फहरिस्त नोट करके लाया हूँ। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा रिवायती असलहे और रिवायती फौजी जंगी सामान में भारत कितना ताकतवर मुल्क है और दुनिया की कोई ताकत उसे रिवायती मैदानी जंग में भी शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान तो हमारे सामने कोई चीज ही नहीं है। और गुप्ता जी ने वॉस्कट की अंदर वाली जेब से 2 तह किए हुए कागज निकालकर राम प्रसाद की तरफ बढ़ाए। राम प्रसाद ने दोनों कागज ले लिए और उसे खोलकर आंखों के करीब लाकर पढ़ने की कोशिश की। यह सब एक बहाना था। इमरान राम प्रसाद के पास ही बैठा उन दोनों के लिए विस्की की बोतल खोलकर ग्लासों में बर्फ की डलियां रख रहा था। राम प्रसाद ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो बल्ब की रोशनी में ठीक से पढ़ नहीं सकता। उसने कागज गुप्ता जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुप्ता जी मेरी करीब की नजर बहुत कमजोर हो गई है। इस दौरान इमरान ने गुप्ता जी का एक डबल पैक बनाकर उनके आगे रख दिया जिसमें से उन्होंने आधा ग्लास चढ़ा लिया था। राम प्रसाद के ग्लास में इमरान ने थोड़ी सी शराब डालकर बाकी ग्लास पानी से भर दिया। राम प्रसाद ने उसे यही हिदायत की थी। गुप्ता जी ने राम प्रसाद से दोनों फुल स्केप कागज लेते हुए कहा, राम प्रसाद जी जरा गौर से सुने। आपको अभी पता चल जाएगा कि भारत की 3 फौजों की कुव्वत किस कदर जबरदस्त है। और गुप्ता जी ने कागज पर लिखे हुए मुंदरजात पढ़ने शुरू कर दिए। कहने लगे, सबसे पहले भारतीय फौज की नफरी की ताकत बताता हूँ, जरा सुनो। बख्तरबंद डिवीजन 7, मशीनी डिवीजन 5, टेक्निकल मशीनी डिवीजन 6, पहाड़ी डिवीजन 14। ऐसे ही गुप्ता जी ने भारतीय फौज की नफरी की तमाम तफसीलात बता दी। आखिर में गुप्ता जी ने दोनों फुल स्केप कागज तह करके अपनी वॉस्कट की जेब में रख लिए। दरमियान में गुप्ता जी ने अपना ग्लास खाली कर दिया था। इमरान ने ग्लास में उनके लिए एक और डबल पैक बना दिया। गुप्ता जी गर्दन तान कर बोले, अब बताओ राम प्रसाद जी, इतनी बड़ी फौजी ताकत के सामने पाकिस्तान कितनी देर तक लड़ सकेगा? राम प्रसाद यानी गुल खान ने बेख्तियार वाह वाह और जय हिंद जय हनुमान जी का हल्का सा नारा लगाते हुए कहा, गुप्ता जी जो कुछ आपने सुनाया है, अगर हमारी सेना के पास उतनी कुव्वत है तो हम तो पाकिस्तान क्या एक ही हल्ले में बर्मा, नेपाल और थाईलैंड पर भी कब्जा कर सकते हैं। गुप्ता जी बोले, क्यों नहीं? एक जमाना था कि थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया और कैम्बोडिया तक वैदिक काल के हमारे राजाओं की हुकूमत थी। हमारा असल मिशन इन मुल्कों पर दोबारा कब्जा करने का है। पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, सिक्किम तो हम रिवायती हथियारों की जंग में 1 घंटे में ले लेंगे। राम प्रसाद ने कहा, जंग अगर इतनी फैल गई तो गुप्ता जी मेरे ख्याल में पाकिस्तान जरूर एटम बम चला देगा। गुप्ता जी ने शराब का आधा ग्लास चढ़ाने के बाद कहा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम चलाया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हम भी एटम बम चला देंगे।
क्या आपको याद नहीं? जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एटमी धमाका कर दिया था, तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि अगर हमारे किसी हमसाया मुल्क ने अब शरारत की तो हम उसके शहरों पर एटम बम गिरा देंगे। हमसाया मुल्क से वाजपेयी जी की मुराद पाकिस्तान थी। राम प्रसाद ने कमाल की अदाकारी करते हुए गुप्ता जी का हाथ पकड़कर बेख्तियार चूमते हुए कहा, जय हिंद, जय हिंद गुप्ता जी, आपने हमारी फौजी ताकत के जो आंकड़े बताए हैं, इसने मेरे उस विश्वास को फिर जिंदा कर दिया है कि भारत बहुत जल्द सारे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। गुप्ता जी ने तीसरा पैग चढ़ाते हुए कहा, राम प्रसाद जी, भारत साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब सिर्फ इस इलाके के मुल्कों पर कब्जा करना बाकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बना ली तो ये काम भी हो जाएगा। कांग्रेस बुज़दिल है, वो कुछ नहीं कर सकती। इमरान ये सोच रहा था कि टेप रिकॉर्डर की टेप की ड्यूरेशन पौना घंटा है, कहीं वो खत्म न हो जाए। उसे यकीन था कि अगर टेप खत्म भी हो गई हो तो गुप्ता जी ने भारत की फौजी कुव्वत के जो आदाद-ओ-शुमार बताए हैं वो जरूर रिकॉर्ड हो गए होंगे और उन्हें उसकी ही जरूरत थी। इमरान ने महसूस किया कि राम प्रसाद यानी गुल खान भी यही चाहता था कि गुप्ता जी वहां से 9 तो 11 हों और वो टेप चेक करे। खतरा यही था कि अगर टेप किसी वजह से रुक गई होगी तो ये आदाद-ओ-शुमार दोबारा मिलने मुश्किल होंगे। इस दफा शराब ने वो काम कर दिखाया था जो इमरान का कोई भी कमांडो ऑपरेशन सरंजाम नहीं दे सकता था। राम प्रसाद ने गुप्ता जी को वहां से चलता करने के लिए ये किया कि अपना ग्लास मेज पर उल्टा दिया और कहा, बस गुप्ता जी, मैं और नहीं पीऊंगा, बाकी की बोतल भी आप अपने साथ ही ले जाइए। गुप्ता जी ने उसके बाद राम प्रसाद को मजीद पीने के लिए बिल्कुल न कहा और बोतल में आधी से ज्यादा शराब बच गई थी। उसे अपने कब्जे में करते हुए बोतल पहली 2 बोतलों वाले लिफाफे में डाली और मुझसे मुखातिब होकर बोले, मोहनदास जी, मेरे लिए कोई टैक्सी पकड़ो, अब मैं घर जाऊंगा। राम प्रसाद ने यूं ही मुंह रखने के लिए कह दिया, गुप्ता जी कुछ जल पानी नहीं करेंगे? गुप्ता जी ने कहा, नहीं राम प्रसाद जी, ये काम घर पहुंचकर ही करूंगा। असल में गुप्ता जी आला तरीन विलायती शराब की 2.5 पौने 3 बोतलों पर कब्जा जमाने के बाद उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाना चाहते थे। इमरान नीचे गया, उसने एक खाली टैक्सी रुकवा ली और कमरे में आकर कहा, टैक्सी आ गई है महाराज। राम प्रसाद गुप्ता जी को सहारा देकर नीचे उतर गया। राम प्रसाद ने कहा भी कि बोतलों का लिफाफा मुझे पकड़ा दीजिए, मगर गुप्ता जी ने सुनी अनसुनी कर दी और लिफाफा अपनी बगल में ही दबाए रखा। राम प्रसाद ने उन्हें टैक्सी में बिठाकर रुखसत कर दिया और इमरान को ऊपर कमरे में आने का इशारा किया। वो कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद राम प्रसाद यानी गुल खान भी आ गया। इमरान ने अभी तक मेज के नीचे चिपके हुए छोटे से टेप रिकॉर्डर को हाथ नहीं लगाया था। गुल खान यानी राम प्रसाद ने दरवाजा बंद करके चिटखनी लगा दी और मेज के नीचे से टेप रिकॉर्डर निकालकर उसे रिवाइंड किया और शुरू से लगा दिया। गुप्ता जी और राम प्रसाद की बातों की आवाजें बड़ी साफ रिकॉर्ड हुई थी। राम प्रसाद कहने लगा, खुदा का शुक्र है टेप रिकॉर्डर ने धोखा नहीं दिया, वरना दोबारा गुप्ता जी से आदाद-ओ-शुमार वाला कागज हासिल करना नामुमकिन था। राम प्रसाद ने टेप को फॉरवर्ड करके वहां से ऑन किया जहां गुप्ता जी ने भारतीय फौजी कुव्वत और जंगी साजो सामान के आदाद-ओ-शुमार पढ़ने शुरू किए थे। एक एक तफसील पूरी तरह से सुनी जा रही थी। राम प्रसाद ने इमरान से कहा, तुम्हारा काम यह है कि नीचे से कागज पेंसिल ले आओ और गुप्ता जी के बताए हुए सारे आदाद-ओ-शुमार बड़ी तवज्जो से एक एक करके कागज पर लिखते जाओ। बेशक 2 घंटे लग जाएं, लेकिन कोई आइटम नहीं रहना चाहिए। अंदर से चटखनी लगा लो। ये कहकर राम प्रसाद नीचे चला गया। इमरान नीचे से कागज और बड़ा रजिस्टर उठाकर ले आया। हल्की आवाज में टेप को ऑन किया और एक एक आइटम को लिखता चला गया। जहां लिखते लिखते पीछे रह जाता, वहीं टेप को रिवाइंड करके फिर से लिखने लगता। इस तरह कोई 2-2.5 घंटे लग गए, मगर भारतीय बहरी, बर्री और फजाई अफवाज की जंगी कुव्वत और फौजी साजो सामान के वो तमाम खुफिया आदाद-ओ-शुमार फुल स्केप कागजों पर मुंतकिल हो गए, जिसकी इमरान के मुल्क को अशद जरूरत थी। हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को भारत की फौजी ताकत का काफी इल्म था, मगर इतनी तफसील के साथ आदाद-ओ-शुमार शायद उनके पास भी नहीं थे। गुल खान उर्फ राम प्रसाद कोई 3-4 घंटे के बाद ऊपर आया और इमरान से पूछा, सब काम ठीक हो गया है? इमरान ने फौजी साजो सामान के आदाद-ओ-शुमार वाले दोनों कागज उसके सामने रख दिए। राम प्रसाद बोला, मैं समझता हूँ अल्लाह की हम पर खास मेहरबानी हुई है, वरना ये दस्तावेज हासिल करना इतना आसान नहीं था। गुल खान यानी राम प्रसाद ने दोनों कागज तह करके जेब में रखे और कहा, मैं इसकी 2-3 फोटोकॉपियां निकालना चाहता हूँ ताकि अगर कहीं असल कॉपी गुम हो जाए तो इसकी कॉपियां हमारे पास मौजूद हो। तुम्हारा एक मिशन खत्म हो गया है। अब तुम सुबह सुबह हाजी साहब के पास चले जाना और दोनों कागज उन्हें दिखा देना। इसकी दोनों कॉपियां मैं अपने पास रखूंगा। रात ही को गुल खान उर्फ राम प्रसाद ने दोनों फुल स्केप सफात की फोटो कॉपियां करवा ली और असल कॉपी उसने इमरान को दे दी। रात इमरान राम प्रसाद के होटल में ही रहा। अगले रोज सूरज निकलने से जरा पहले उसने टैक्सी पकड़ी और हाजी साहब के होटल में पहुंच गया।
हाजी साहब अपने होटल वाले कमरे में जाग रहे थे। उसने जाते ही जंगी साजो सामान की पूरी फहरिस्त के दोनों कागज उनके हवाले कर दिए। हाजी साहब उन्हें गौर से पढ़ने लगे। जब दोनों कागजों पर लिखे हुए सारे इंदराज पढ़ चुके तो इमरान की तरफ तजस्सुस आमेज नजरों से देख कर बोले, ये तुमने बड़ा कमाल कर दिखाया है। इमरान ने कहा, कमाल तो आपके राम प्रसाद यानी गुल खान ने दिखाया है। हाजी साहब बोले, बस ठीक है, अब फौरन ये दोनों कागज लेकर सीधे गुजरात काठियावाड़ अपने शाहजी के पास पहुंचो, मगर इन कागजात की सख्त हिफाजत करनी होगी। इमरान ने कहा, अगर ये गुम भी हो गए तो ऐसी कोई बात नहीं, अपने गुल खान के पास इसकी 2 फोटोकॉपियां मौजूद हैं। हाजी साहब बोले, तुम यही समझो कि ये फाइनल कॉपी है और तुम इसी तरह इसकी हिफाजत करोगे कि जैसे अगर ये गुम हो गई तो तुम्हें ये आदादोशुमार दोबारा नहीं मिल सकेंगे। इमरान ने हाजी साहब से कहा कि वो स्टेशन पर किसी आदमी को भेजकर या इंक्वायरी में टेलीफोन करके मालूम करवा देंगे कि अहमदाबाद की गाड़ी किस वक्त छूटती है। मेरा ख्याल है मुझे रात का इंतजार नहीं करना चाहिए और दिन के वक्त ही अहमदाबाद की तरफ निकल जाना चाहिए। अहमदाबाद से मुझे बहावनगर जाने वाली कोई न कोई गाड़ी मिल जाएगी। हाजी साहब ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मियां, दिन की रोशनी में तुम्हारा सफर करना मुनासिब नहीं। सुबह दिन निकलने से पहले एक गाड़ी अहमदाबाद की तरफ जाती है, मैं उसका एक टिकट मंगवा कर रख लूंगा। तुम दिल्ली से मुंह अंधेरे निकलो तो ज्यादा बेहतर है। इमरान बोला, जैसे आपकी मर्जी। हाजी साहब ने इमरान को ये मशवरा भी दिया कि वो उनके होटल में रात बसर करने की बजाय शहर से बाहर उनके प्लॉट वाली कोठरी में चला जाए और वहीं रात बसर करके वहीं से स्टेशन की तरफ चल दे। चुनाचे इमरान कुछ देर के बाद हाजी साहब से इजाजत लेकर रिक्शे में सवार होकर उनके प्लॉट में जो नौकर पेशे के लिए 2 कोठरियां बनाई थी उस तरफ रवाना हो गया। सारा दिन उसने वहीं गुजारा, रात को खाना खाकर वहीं सो गया। बूढ़े चौकीदार को उसने कह दिया था कि उसे सुबह सुबह जगा दिया जाए। इमरान छोटे से कोठरी नुमा कमरे में बत्ती गुल करके 2 कंबल ओढ़कर सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। वो आंखें खोलकर अंधेरे में देखने लगा। उसे महसूस हुआ था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। वो सोच ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इमरान ने जल्दी से कंबल एक तरफ किए और उठकर दरवाजे के पास जाकर धीमी आवाज में पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। ये हाजी साहब की आवाज थी। इमरान सोचने लगा, खुदा खैर करे, हाजी साहब रात के वक्त कैसे आ गए? उसने दरवाजा खोल दिया। हाजी साहब अंदर आ गए और बोले, दरवाजा बंद करके बत्ती जलाओ। इमरान ने दरवाजे की चिटखनी लगाकर बत्ती रोशन कर दी। हाजी साहब कंबल की बुक्कल मार कर आए थे। उस रात दिल्ली में काफी सर्दी थी। हाजी साहब कुर्सी पर बैठ गए। इमरान ने पूछा, हाजी साहब खैरियत तो है ना? इमरान ने पूछा। हाजी साहब ने कहा, मेरे सामने चारपाई पर बैठ जाओ, खैरियत ही है। इमरान चारपाई पर बैठ गया। हाजी साहब कहने लगे, अब तुम्हें अहमदाबाद और फिर उसके आगे बहावनगर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहावनगर वाले शाहजी कल रात को खुद ही यहाँ दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो किस सिलसिले में आ रहे हैं? इमरान ने तजस्सुस से पूछा। हाजी साहब बोले, मुझे उन्होंने टेलीफोन पर कहा कि इमरान को वहीं रोक लो, मैं खुद एक जरूरी पैगाम उसके लिए लेकर आ रहा हूँ। इमरान खामोश हो गया। हाजी साहब कहने लगे, मेरा अंदाजा है कि वो तुमसे कोई बड़ी अहम बात करने वाले हैं। ये बात वो टेलीफोन पर नहीं बता सकते, वरना मुझे जरूर बताते। बहरहाल तुम इस कोठरी में ही रहना। रात को वो जिस वक्त भी आए मैं उन्हें लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। रेल का टिकट मुझे दे दो और आराम करो। इमरान ने जैकेट की जेब से टिकट निकालकर हाजी साहब को दे दिया और वो कंबल की बुक्कल मारकर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद इमरान सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा है कि जिसके लिए शाहजी उर्फ चंद्रकांत जी को खुद उसके पास दिल्ली आना पड़ रहा है। उन लोगों का काम ही ऐसा था कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। अभी किसी 5 स्टार होटल के आरामदेह बिस्तर पर सो रहे हैं और फौरन एक टेलीफोन आता है और वो होटल से फरार होकर 3rd क्लास मुसाफिर खाने के नंगे बेंच पर सिर्फ एक चादर ओढ़े सर्दी में पड़े हैं। हो सकता है शाहजी ने दिल्ली वाले हाजी साहब को खुफिया अल्फाज में टेलीफोन पर बता दिया हो कि वो किस लिए खुद दिल्ली आ रहे हैं, मगर हाजी साहब ने इस राज को छुपाए रखा हो। जासूसी के काम में राजदारी को रीढ़ की हड्डी का दर्जा हासिल है। अगर रीढ़ की हड्डी का एक भी मोहरा जरा सा खिसक जाए तो जासूसी का सारा बदन बेकार हो सकता है। इमरान ने सारा दिन जहनी कश्मकश में गुजारा। शाम हुई तो उसने चौकीदार की कोठरी में ही बैठकर खाना खाया और अपने कमरे में आकर हाजी साहब और शाहजी का इंतजार शुरू कर दिया। हाजी साहब तो दिल्ली ही के रहने वाले एक मर्द मोमिन किस्म के मुसलमान थे। पाकिस्तान और इस्लाम पर उनकी जान फिदा थी। कश्मीर में हिंदू फौज निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म और बर्बरियत कर रही थी, उसके ख्याल ही से हाजी साहब का खून खौल उठता।
यही जज्बा उन्हें भारत की राजधानी दिल्ली में बैठकर कश्मीरी मुसलमानों, पाकिस्तान और इस्लाम के लिए काम करने के वास्ते एक ऐसे मकाम पर ले आया था कि जहां किसी भी वक्त भारतीय हुकूमत हाजी साहब और उनके तमाम अहले खाना और बाल बच्चों को मौत के घाट उतार सकती थी। अपने मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्कों के सिफारत खानों की जासूसी करने में अपनी जान जाने का खतरा नहीं होता। अपने मुल्क में आदमी महफूज होता है, लेकिन दुश्मन के मुल्क में बैठकर अपने वतन, अपने मुल्क के लिए जासूसी करना ऐसा ही होता है जैसे आदमी जहरीले सांपों के गार में दाखिल हो जाए और फिर ये भी सोचे कि वो खैरियत से वापस आ जाएगा। हाजी साहब और हमारे शाहजी उर्फ चंद्रकांत जहरीले सांपों के गार में बैठे थे और कोई न कोई सांप किसी भी वक्त डसकर उन्हें मौत की नींद सुला सकता था। ये बड़ी बहादुरी, बुलंद हौसले, हुब्बुल वतनी और इस्लाम से मोहब्बत के आला तरीन जज्बे और बड़े दिल गुर्दे का काम था। दिल्ली वाले हाजी साहब और भावनगर, गुजरात, काठियावाड़ के शाहजी यही काम कर रहे थे, इसलिए मैंने उनके असल नाम नहीं लिखे, फर्जी नाम लिखे। हकीकत यह है कि हो सकता है बताने वाले ने मुझे भी उनके नाम और रहने की जगह का महल वकूफ फर्जी ही बताया हो। रात के 11 सवा 11 बजे का टाइम था कि हाजी साहब और भावनगर वाले शाहजी उर्फ चंद्रकांत आ गए। उनके साथ इमरान का साथी कमांडो जिब्रान भी था। जिब्रान को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई और हौसला भी हुआ। शाहजी, जैसा कि आपको उनके मिजाज का इल्म हो चुका होगा, बड़े हकीकत पसंद वाक़े हुए थे और मतलब की बात के सिवा दूसरी कोई बात जबान से नहीं निकालते थे। आते ही इमरान से कहने लगे, अपने आदमी गुल खान के साथ मिलकर तुमने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जंगी ताकत और जंगी साजो सामान की जो फहरिस्त हासिल की है, उसकी एक कॉपी मुझे हाजी साहब से मिल गई। तुमने अपना फर्ज बड़ी जिम्मेदारी से निभाया है, अब तुम्हें एक और फर्ज पूरा करना है। दिल्ली वाले हाजी साहब बोले, सुनो लेकिन एक मिनट। वो उठकर दरवाजे तक गए जो बंद था। आहिस्ता से चिटखनी उतार कर जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि बाहर कोई शख्स उनकी बातें नहीं सुन रहा, तो बड़े आराम से दरवाजा बंद करके चिटखनी लगाकर कमांडो जिब्रान के पास आकर बैठ गए और शाहजी से मुखातिब होकर कहा, अब बात कीजिए, हमारी बातें कोई दूसरा नहीं सुन रहा। शाहजी इमरान की तरफ दोबारा मुतवज्जे हुए और कहा, अगले महीने के पहले हफ्ते में रूस का एक तिजारती वफ्द भारत के साथ एक तिजारती मुआहिदा करने भारत आ रहा है। ये वफ्द बम्बई के एयरपोर्ट पर उतरेगा और बम्बई के ताजमहल होटल में ठहरेगा और उसी होटल में उस तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत भी होंगे। भारत का एक वफ्द जिसमें वजीर तिजारत, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी अमूर खारजा शामिल हैं, बम्बई के ताजमहल होटल में आकर ठहरेंगे। जाहिरी तौर पर रूस का ये तिजारती वफ्द होगा और अखबारात को भी यही बयान दिया जाएगा कि रूस का एक तिजारती वफ्द भारत के साथ चावल और गेहूं और दूसरी खुर्दनी अजनास की बरामद का मुआहिदा करने भारत आया है। लेकिन हकीकत में रूस का ये एक इंतहाई अहम फौजी वफ्द है जो भारत के साथ पाकिस्तान से जंग की सूरत में रूस की फौजी इमदाद के सिलसिले में एक डिफेंस पैक्ट यानी फौजी मुआहिदे पर दस्तखत करने भारत आएगा। भारत की तरफ से सेक्रेटरी फाइनेंस और वजीर तिजारत के अलावा भारत के महकमा दिफा के आला ओहदेदार और फौजी अफसर आम लिबास में भारतीय वफ्द में शामिल होंगे। ये राजदारी इसलिए बढ़ती जा रही है कि दिल्ली में मौजूद दूसरे सिफारत खानों को, खास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और चीन के सिफारत खाने को पता न चल सके कि भारत ने रूस के साथ कोई खुफिया फौजी मुआहिदा भी किया है, जिसमें रूस ने भारत को लिख कर दिया है कि वो जंग की सूरत में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जो फौजी इमदाद देगा उसमें इतने बम्बार और लड़ाका तैयारे फुला एयरपोर्ट पर मुहैया करेगा, इतने मिसाइल, आबदोज शिकन फ्रिगेट वगैरह देगा। हमें मालूम हुआ है कि पाकिस्तान से जंग की सूरत में रूस भारत को 2 एटमी आबदोजें भी देगा जो भारत के जंगी जहाजों को उनके अड्डों पर खड़े खड़े तबाह करने की ताकत रखती हैं। हमारी इंटेलिजेंस ने हमें यह भी बताया है कि रूस पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में भारत को ऐसे टैंक शिकन रॉकेट भी हजारों की तादाद में देगा जिसके आगे बहुत छोटे छोटे एटमी वॉरहेड लगे होंगे, लेकिन जिनमें इतनी ताकत होगी कि वो टैंक में लगते ही उसे पिघला देंगे। क्या तुम सुन रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने इमरान की तरफ जरा सा झुककर कहा। इमरान की आंखें खुली थीं और जहन पूरी तरह बेदार था। वो बोला, शाहजी आपने जो कुछ कहा है मैंने उसका एक एक लफ्ज गौर से सुना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।